हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने 10th क्लास का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। कल हमने 2 कंपाउंड किए थे, अपने 3 कंपाउंड और रहते हैं, इनकी टोटल 5 कंपाउंड्स हैं सिलेबस के अंदर। तो हम नेक्स्ट अपना कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP भी बोलते हैं। सुना होगा, घर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन के बाद जब जो अपनी सीलिंग्स वगैरह होती हैं उनको डेकोरेट करने के लिए, ये सारी चीज़ों के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट। हाफ को हम लिखते हैं हैमी और वाटर को क्या लिखेंगे, हाइड्रेट। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। ठीक है, POP भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक चीज़ आती है जिप्सम, जिससे ये बनता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं बोर्ड में कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, तो वो आगे आएगा तब बताते हैं। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट। हैमी क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसकी प्रिपरेशन है जब हम जिप्सम को, यानी कि जिप्सम हमारे पास इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, इसमें और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो जिप्सम को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे 373 केल्विन पे, मतलब इतने टेम्परेचर के ऊपर जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, तो वो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को तो इवेपोरेट कर देता है, इसको इवेपोरेट कर देगा, और हाफ जो हेमी हाइड्रेट यानी कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो कैल्शियम सल्फेट के साथ क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये बन जाता है POP। इसके अंदर एक प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन में हमें टेम्परेचर जरूर याद रखना है। अगर इससे टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी ऊपर हो गया या इससे नीचे हो गया, अगर इससे नीचे हो गया तो भी हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होंगे ही नहीं। और अगर इससे ज़्यादा हो गया इस टेम्परेचर से, तो ये दोनों के दोनों वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा। इसलिए इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो इतना ही होना चाहिए। इस टेम्परेचर को लर्न कर लेना, ये टेम्परेचर भी 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितना टेम्परेचर यूज़ होता है जिप्सम में, कि हम उसको POP के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो इतना ही टेम्परेचर अगर हम लेंगे तो ही हमें POP मिलेगा। अगर हमने इससे टेम्परेचर बढ़ा दिया, इससे ज़्यादा कर दिया, तो ये दोनों के दोनों वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बच जाएगी। और इस कैल्शियम सल्फेट को हम बोलते हैं डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, डेड बर्न प्लास्टर। अब अपने पास आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या करता है कि जब हम POP को, यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, POP को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ, 1.5 ले लेती हूँ, तो ये हमें कंप्लीट जिप्सम बना के दे देता है, यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हमें टोटल जिप्सम बना के दे देगा। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते तो हमें जिप्सम देता है, जिप्सम बना के दे देता है। और जब हम जिप्सम को इतने टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तो ये हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बना के दे देता है। तो इस टेम्परेचर को याद रखना। अब अपने पास इसकी आती हैं यूजेस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या क्या यूजेस हैं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो घर में सीलिंग्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्टैचूज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो डेकोरेटिव चीज़ होती हैं जिससे हम घर को डेकोरेट करते हैं वो चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, कहीं पे ज्वाइनिंग करनी है, फ्रैक्चर आ जाए, तो उस जगह पे बोन के फ्रैक्चर जो बोन है उसको ज्वाइन करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, POP का यूज़ किया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि प्लास्टर हो गया, प्लास्टर चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद अपने पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है Ca कैल्शियम
ऑक्सी ऑक्सीजन क्लोराइड Cl2। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? जब हम सेलेक्ट लाइन के अंदर से Cl2 गैस को सेलेक्ट लाइन के अंदर से Cl2 गैस को जब हम पास करवाते हैं तो ये CaOCl2 प्लस वाटर बना के दे देगा। इस रिएक्शन को लर्न कैसे करना है? सेलेक्ट लाइन का फॉर्मूला आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आ जाता है इसको लर्न करने के लिए। तो इस फॉर्मूले को याद करना और इसके अंदर क्लोरीन ऐड कर देना, ठीक है। फिर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला तो पता ही है, जो इसमें से कटेगा उसको काट देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास बाहर निकल जाएंगे, उसको हम लिख देते हैं। अब जैसे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 2 ही हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलके तो ब्लीचिंग पाउडर बना देते हैं, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और जो 1 ऑक्सीजन बची थी वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने मैं कंपाउंड्स के अंदर रिएक्शन इन्वॉल्व्स नहीं लिख रही। रिएक्शन इन्वॉल्व्स इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि मैं रिएक्शंस को प्रिपरेशन के अंदर ही लिख रही हूँ। अगर एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं अपने आंसर को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए कि इसके अंदर इसके बाद प्रिपरेशन के बाद मैं लिख दूँ रिएक्शन इन्वॉल्व्स, कौन सी रिएक्शन इसके अंदर यूज़ हुई है, तो वो कौन सी होंगी? जो प्रिपरेशन रिएक्शन है वही। और कुछ जो आगे ये फर्दर कंपाउंड जिसके साथ रिएक्शन करता है वो भी लिख सकते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या होती है? वाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ब्लीचिंग पाउडर भी, और जब ये एयर के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर को हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा और इस क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ये क्लोरीन गैस बहुत सारी चीज़ों को ये क्या ब्लीच करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। एक इसमें ब्लीचिंग पाउडर को हम किस में भी डालते हैं? वाटर के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उस वाटर को भी क्लियर करने के लिए क्लोरीन गैस को भी पास करवा देते हैं। जैसे जितने भी वाटर पार्क्स हैं उसके अंदर पानी, इतने लोग नहाते हैं जिससे पानी दूषित हो जाता है ना, उसको क्लियर करने के लिए, साफ़ करने के लिए उसके अंदर से क्लोरीन गैस को पास करवा दिया जाता है। फिर क्लोरीन गैस को पास करवाने से वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह थे वो सारे मर जाते हैं और वाटर हमारा क्लियर हो जाता है। तो इसके यूजेस क्या आते हैं? इट मेक्स वूल अनश्रिंकेबल, यानी कि जब हमारी जो ऊन होती है जो सिकुड़ जाती है, जैसे मान लो स्वेटर बनाई है तो उसको हमने उधेड़ के उसकी ऊन को दूसरी स्वेटर बनाने के लिए यूज़ करना है, तो उसके अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रिंकल्स से बन जाते हैं। तो उसको अनश्रिंकेबल करने के लिए, यानी कि उसको अगर हम ब्लीच कर दें वूल को तो वो अनश्रिंकेबल हो जाती है। फिर हमारे पास आता है इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग वाटर, टॉयलेट्स वगैरह। ब्लीचिंग का जो ब्लीच करना है उसका यूज़ किया जाता है वाटर को साफ़ करने के लिए, वाटर जो टैंक्स होते हैं उनको साफ़ करने के लिए, जो अभी मैंने आपको बताया था टॉयलेट्स वगैरह को साफ़ करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी फिर इट इज़ यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी ब्लीचिंग का यूज़ किया जाता है। देखा होगा जितनी भी हमारे पास कॉस्मेटिक क्रीम्स होती हैं उनके अंदर ब्लीच ज़रूर मिली हुई होती है, जितनी भी फेयरनेस क्रीम्स होती हैं उसमें। अब अपने पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका केमिकल नेम वही सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जो प्रिपरेशन है उसको याद रखना क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा बार पेपर में आ चुकी है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो NaCl और को जब हम वाटर के अंदर घोलते हैं, ठीक है, पानी के अंदर घोलते हैं, तो हमें इसका ब्राइन सॉल्यूशन बनाना है। कल मैंने आपको बेकिंग सोडा के अंदर वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के अंदर दोनों में ही ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में बताया था। वो था अमोनिकल ब्राइन। हमें बनाना है सॉल्ट का ब्राइन, ठीक है। तो ब्राइन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कंपाउंड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो और वाटर कम में हो। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, एक बार हमारे पास एक ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। फिर उसको घोलने के बाद एक एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये दोनों कंपाउंड आपस में टूट जाएंगे। टूटेंगे कैसे? NaCl, 2 NaCl लिया है मैंने, यानी कि मेरे पास सोडियम भी कितने होंगे? 2, Cl भी कितने हो जाएंगे? 2, वाटर मॉलिक्यूल 2 टाइम्स लिए, यानी कि ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2, हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास? 4। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? NaOH, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ NaOH, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी के सभी का यूज़ किया जाता है और इस पूरी रिएक्शन को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर ऐसे भी आ सकता है कि कास्टिक सोडा के बारे में बताओ
यानी कि NaOH। ये भी आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताओ, या फिर वो क्वेश्चन को तीसरी तरह से कैसे पूछ सकता है, ये भी बता सकता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस बताओ। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस कौन सी होती है, जिसके अंदर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, और एल्कली मतलब एल्कली मेटल है ये सोडियम हमारे पास, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो ये वाली रिएक्शन इसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि इसको जैसे ही ऑक्सीजन की या फिर एयर के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर अपने पास आता है कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो इसके तीनों प्रोडक्ट्स का यूज़ होता है, हाइड्रोजन का भी, क्लोरीन का भी और NaOH का भी। तो हाइड्रोजन गैस को हम फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्लोरीन का हम ब्लीचिंग पाउडर के अंदर यूज़ करते हैं, NaOH जो है उसका हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट को बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ये सारी चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमें इस प्रोसेस को याद करना है, इस रिएक्शन को याद करना है कि इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आने के इसके 90% चांसेस होते हैं।